हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एमसीक्यू, जो कि नीट लेवल और जेडब्ल्यू मेंस लेवल के होंगे। इसको 3 लेवल में डिवाइड करेंगे हम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 1 के क्वेश्चंस, जो थोड़ा सा इजी रहेंगे कंपेरेटिवली लेवल 2 और लेवल 3 के। सही है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? A system containing 6 charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, -3 microcoulomb, 4 microcoulomb, -5 microcoulomb, 6 microcoulomb, टोटल चार्ज कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है। तो 6 चार्जेस है हमारे पास, इसमें से हमें टोटल चार्ज बताना है। तो अब बताइए टोटल चार्ज कैसे निकाला जाता है? चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? चार्ज एडिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। सही है। तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? सारे चार्जेस को ऐड करेंगे। सही है। तो देखिए एक चार्ज कितना है? 1, दूसरा कितना है? 2, तीसरा -3 प्लस 4 -5 प्लस 6। सही है। तो ये सभी माइक्रोकूलम में है, तो हमने सबको ऐड कर दिया। ये 1 + 2 3 और ये -3 कैंसल, राइट। नेक्स्ट ये वाला 4 + 6 10, उसमें -5 निकाल देंगे तो 5 बचेगा, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 5 माइक्रोकूलम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 5 माइक्रोकूलम। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। 2 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पूछा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे? Q इज इक्वल टू एन ई बोल के फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी बोली गई है हमें? 2 कूलम, यानी कि यहाँ पे 2 रख देंगे। तो n की वैल्यू हमें पता है नहीं, तो n एज इट इज रखेंगे। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 पावर -19। करेक्ट है। तो अगर आप इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर कितना आएगा? 1.25 10 पावर +19। ये नंबर को इस साइड लाके डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल टू n। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 1.25 इंटू 10 पावर +19। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है उनके पूछा है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे लिखेंगे हम? देखिए कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पे जिन जिन की यूनिट पता है पुट कर देंगे तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेते हैं, तो तब फॉर्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सही है। तो देखिए Q1 Q2 की तो यूनिट कूलम होती है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। नीचे 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं है, तो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सही है। और वहीं पे R का यूनिट मीटर, तो उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम डिवाइडेड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके लिए? देखिए कूलम डिवाइडेड बाई न्यूटन पर, सॉरी, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Two charges Q1 and Q2 are at a distance d apart. The ratio of electrostatic forces acting on them will be. तो आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, आपने R दूरी पे रखा है इनको। इनके बीच में जो फोर्स आ रहा है, Q1 पे लगने वाला फोर्स, Q2 पे लगने वाला फोर्स, इनका रेशियो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? दो चार्जेस Q1 Q2, दूरी कितनी है? R। अब हमें एक चीज पता है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Q1 ने जब Q2 को फोर्स लगाया, तो Q2 ने भी उतना ही फोर्स Q1 पे लगाया। सही है। यानी कि दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम रहेगा, तो उनका रेशियो कितना आएगा? 1:1। आई होप ये समझ गए होंगे। दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे उनका रेशियो क्या आएगा? 1:1। चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बिकम डबल, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो आपके पास दो चार्जेस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था। अगर आपने उस डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो उस टाइम पे फोर्स क्या होगा बोल के पूछा है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए आपके पास दो चार्जेस है Q1 Q2, दूरी कितनी है? R। तो बताइए इनके बीच वाला फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, राइट। अभी आपने क्या कर दिया? इसका डिस्टेंस डबल कर दिया।
Q1 Q2, डिस्टेंस कितना हो गया 2r। तो अब इनके बीच में आने वाले फोर्स को हम लिखेंगे F डैश K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर। ये चीज पे ध्यान देना आप, ये चीज यहाँ पे है, सही है। तो इसका मतलब इसके बदले में मैं एफ लिख सकता हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब 4 गुना फोर्स डिक्रीज हुआ है, सही है। तो इट बिकम्स 1/4 टाइम्स फोर्स, राइट। कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए, ऑप्शन 3। आई होप ये समझ गए होंगे। डिस्टेंस डबल तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, डिस्टेंस को अगर 3 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाता है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना होता है। अब बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो अब मैं इसको अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ का चार्ज कितना था -2Q। मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया, -Q -Q, चलेगा ना। अभी भी आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है -2Q। नेक्स्ट यहाँ की जो लेंथ है वो यल है, ये भी लेंथ यल है और ये वाली भी यल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डाइपोल बन रहा है जिसकी वैल्यू P विच इज इक्वल टू Q इंटू यल। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस करना होता है तो Q इंटू यल करेंगे। नेक्स्ट अगला वाला डाइपोल आपका ऐसा होगा, P इज इक्वल टू वो भी Q इंटू यल के बराबर ही आएगा, यानी कि दोनों डाइपोल इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए आप तो ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, राइट। यानी कि दोनों डाइपोल कितने डिग्री पे रखे हुए हैं 60 डिग्री पे। तो देखिए ऐसे ये वाला कोई वेक्टर P है, ये वाला वेक्टर भी P है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, राइट। अब यहाँ पे जब दो इक्वल वेक्टर्स 60 डिग्री पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है √3 टाइम्स आइदर वेक्टर, सही है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P डैश इज इक्वल टू √3 टाइम्स P की वैल्यू कितनी है √3 इंटू ये वाला QL। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए √3 QL। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन 1। हाँ, अब जिनको ये वाला चीज समझ में नहीं आया, आप इसको डायरेक्टली मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करने जैसा सॉल्व कर सकते थे। P डैश इज इक्वल टू √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अगर आप ये चीज ये रिजल्ट नहीं जानते थे जहां पे दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे हो तो उनका नेट आंसर √3 टाइम्स आइदर वेक्टर आता है। अगर ये नहीं जानते हो तो तब आप ये वाला चीज यूज करिए, ये वाली रिजल्टेंट के लिए P1 P2 के वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस थीटा पुट करिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में आंसर फिर क्या मिलेगा √3 QL। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। कितनी दूरी पे 1 मीटर पे। आपको पूछा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, सही है। ई दिया है, आर दिया है, लैम्डा पूछ रहा है आपको। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बोल के होता है, सही है। तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं के, ऊपर 2 है लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, सही है। इनफाइनाइट वायर के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलिए आपको जो जो पता है पुट करते चलेंगे। तो ये वाला 18 10 पावर 10 इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, लैम्डा एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाई दूरी 1 है तो 1 रखेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए 2 इंटू 9 18, ये वाला 18, ये 10 पावर 9, ये 10 पावर 10 कट गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या बच रही है 10, सही है, 10 कूलम पर मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 होना चाहिए। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है P है। इसको हमने एनक्लोज किया है किसके अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस R है, राइट।
और ये r जो है डाइपोल की लेंथ से बड़ा है, यानी कि डाइपोल छोटा है स्फीयर के कंपैरिजन में, राइट। वेयर l इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए आपके पास एक स्फीयर है, इसके अंदर एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये l, करेक्ट है। हाँ, अब आपको पूछा है कि इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना है। अब बताइए, नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला होता है तो वो किसके बराबर होता है, पाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, क्यू इन। सही है। तो अब यहाँ पे डाइपोल है, तो डाइपोल के अंदर कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो नेट चार्ज कितना है इसका, जीरो। डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। तो अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो। हेंस टोटल चार्ज of dipole is zero, therefore net flux is zero। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल एनक्लोज करेंगे तो आपको नेट फ्लक्स कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन वन। आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर ऑन इट्स एक्सिस। सही है। तो यहाँ पे एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, एक्सिस वाले पॉइंट पे बोल के पूछा है। देखिए, ये कोई डाइपोल है आपके पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2 kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सही है। तो जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्यूब पे। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन टू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी डायरेक्शन की बात की होती तो यहाँ पे नेट डाइपोल का डायरेक्शन, सॉरी, डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता, ई एक्सियल। यानी कि एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के पैरेलल में होती है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द एक्सियल लाइन। अभी मैंने बताया था आपको कि कितना होता है, 0 डिग्री होता है। सही है। तो दोनों पैरेलल होते हैं, डाइपोल और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे दोनों पैरेलल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस। कोई गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, सही है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो एक स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। सही है। नेक्स्ट, इफ द रेडियस इज डबल्ड, अगर आपने रेडियस को डबल कर दिया है, यानी कि आपने बड़ा स्फीयर बना दिया है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो अब निकलने वाला फ्लक्स कितना है बोल के पूछ रहे हैं। तो अब बताइए, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें डिस्टेंस का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो सिर्फ चार्ज चाहिए। तो छोटे वाले स्पीयर में कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। बड़े वाले स्पीयर में भी कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। यानी कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो दोनों से निकलने वाला फ्लक्स कैसा रहेगा, सेम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, रिमेन्स सेम। आई थिंक ये समझ में आया होगा। गॉसियन सरफेस का, सॉरी, जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, वो किस बात पे डिपेंड करता है, सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ना तो ये शेप पे डिपेंड करता है, ना तो साइज पे डिपेंड करता है, ना तो पोजीशन पे डिपेंड करता है। बस कंडीशन क्या है कि चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी। तो एक डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क कितना लग सकता है, ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कितने एंगल पे लगेगा ये नहीं पूछा है। सही है। तो यहाँ पे देखिए, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी तो उस टाइम टॉर्क कितना लगेगा, 0। सही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि कब बोलना है, तो इसलिए हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे।
0 डिग्री 180 डिग्री पे कितना लगेगा, 0 लगेगा, तो इसका मतलब 0 हो सकता है। नेक्स्ट अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आएगी आपको पीई साइन थीटा, सॉरी पीई/2, तो पीई/2 भी पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो तब टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, पीई। यानी कि सारे आंसर्स पॉसिबल है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, राइट। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रॉपर एंगल दिया होता जैसे कि 90 डिग्री, तो तब हम सिर्फ इसको टिक लगाते। अगर उसने बोला होता कि 30 डिग्री पे कितना है, तो हम उसको इस ऑप्शन को टिक लगाते, सही। तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो ये सारे पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से नहीं है बल्कि पूछ रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स इन फ्री स्पेस विदाउट एनी ब्रेक, ये ट्रू है। क्यों, फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, कहीं पे बीच में खत्म नहीं होती है, यानी कि कंटिन्यूअस कर्व होता है, सही है। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू है, हमें रॉन्ग वाली देखनी है। द टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सही है। कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह पे मोर देन वन डायरेक्शंस पॉसिबल होते हैं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी ट्रू है। फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, और खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप्स, ये गलत है। क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव से जाके वापस पॉजिटिव को आना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं, नेगेटिव पे जाके एंड होता है, सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 4 वाला गलत है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढो बोला है, जिसका सरफेस एरिया कितना है, 10 आई कैप। तो आप बताइए, वेक्टर फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया दिया हो तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सही है। ई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये होगा 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप इंटू 10 आई कैप। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देता है, बाकी सभी जीरो हो जाता है ना। आई डॉट जे जीरो होगा, आई डॉट के भी जीरो होगा, बस बचेगा कौन सा वाला, आई डॉट आई वाला। तो इसमें आई का कोएफिशिएंट 5 है, इसमें आई का कोएफिशिएंट 10 है, तो आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर यूनिट बोल के बोल सकते हैं, ठीक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, सॉरी 5 इंटू 10 कितना होना चाहिए, 50 यूनिट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेवल का। द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल आर। एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन के बीच में एंगल कैसा रहेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ई एक्सियल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जिस डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा, एक्सियल पॉइंट का भी उधर ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेटोरियल के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो ये ई प्लस है, ये ई माइनस है, सही है। तो ई इक्वेटोरियल ऐसे जाएगा। ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ई इक्वेटोरियल और डाइपोल मोमेंट ये भी कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। और ई एक्सियल और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। पी और ई इक्वेटोरियल अपोजिट होते हैं, सही है। तो हमें क्या पूछा है, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल कैसे रहेंगे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपके लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बेस थे, तो इनको खत्म कर दिया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस के साथ, राइट। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन को मैंने गलत समझा दिया हो या फिर किसी बुक से ये मैच नहीं कर रहा हो आंसर, तो मेरे को कमेंट करके बता देना, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से चेक करके वापस बता दूंगा, राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, राइट, बाय।